बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम डॉक्टर साहबान, अस्सलाम वालेकुम। एफोरिज़म नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के पहले तीन एफोरिज़म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। एफोरिज़म नंबर 1 में डॉक्टर हनीमैन ने एक होम्योपैथ को मैसेज दिया है कि आपका इंतहाई अहम, प्राइम और हाई मिशन क्या होना चाहिए। दूसरे एफोरिज़म में डॉक्टर हनीमैन ने क्योर को डिफ़ाइन किया कि ट्रू क्योर क्या होती है, जेंटल, रैपिड, परमानेंट। एफोरिज़म नंबर 3 में हनीमैन ने ये फरमाया कि एक ट्रू होम्योपैथ का नॉलेज किस किस चीज़ के बारे में होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा जी एक ट्रू प्रैक्टिशनर वो होगा जिसको नॉलेज ऑफ द डिज़ीज़ की तमाम एस्पेक्ट्स, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन के तमाम एस्पेक्ट्स, नॉलेज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, नॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। चौथा एफोरिज़म उसी तीसरे एफोरिज़म की कंटिन्यूएशन में है। तीसरे एफोरिज़म में डॉक्टर हनीमैन ने बड़ी डिटेल से इरशाद फरमाया कि होम्योपैथ को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। अब चौथे एफोरिज़म में हनीमैन ने उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि समराइज़ कर दिया है और उन्होंने इरशाद फरमाया है। फोर्थ एफोरिज़म स्टेट्स, चौथा एफोरिज़म ये कहता है, ही इज़ likewise a preserver of health. He is likewise a preserver of health. हनीमैन कह रहा है कि वो सेहत को प्रिजर्व करने वाले के मुतरादिफ होता है। वो से क्या मुराद? होम्योपैथ। यानी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ ट्रू होम्योपैथ इज लाइकवाइज, बिल्कुल ऐसे है जैसे क्या है, अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। बहुत बड़ा लफ्ज़ है प्रिजर्वर। मैं अक्सर कहता हूँ कि हनीमैन ने अपने एफोरिज़म्स में ऐसे ऐसे लफ्ज़ चुन के लिखे हैं जिनकी कई कई घंटे तशरीह हो सकती है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, उन्होंने ये नहीं लिखा कि एक ट्रू होम्योपैथ सेहत का मुआलिज है, सेहत का डॉक्टर है, सेहत का तबीब है, क्योंकि मुआलिज, डॉक्टर, तबीब वो तमाम चीज़ें जब सेहत में बिगाड़ आता है तो उसको ठीक करते हैं। हनीमैन ने उनसे कहीं बड़ा, आप डॉक्टर हनीमैन का विजन देखें। प्रिजर्वर का मतलब होता है प्रिजर्व करने वाला, बचाने वाला। इसको मैं उर्दू में ये तशरीह करूँगा कि हनीमैन ने ये कहा है कि एक ट्रू होम्योपैथ सेहत का मुहाफिज है। मुहाफिज, अ ट्रू होम्योपैथ इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। यानी एक ट्रू होम्योपैथ सेहत का मुहाफिज है। अब मुहाफिज को आप किस नज़र से देखते हैं? किसी वीआईपी पर्सनैलिटीज़ के साथ जो गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, वो उसकी जान के प्रिजर्वर होते हैं, उसकी लाइफ के। अब उनका सिर्फ ये काम नहीं कि जब अटैक हो तो वो डिफेंड करें, या अटैक होने के बाद मसलन 2 गोलियां उस बंदे को लगे तो फिर ये 1 गोली दुश्मन को मारे। नहीं, प्रिजर्वर का मतलब होता है कि किसी भी इंसिडेंट्स के होने से पहले उस पर नज़र रखी जाए। यही तो मुहाफिज का काम होता है ना, कि वो देखता है कि मेरे मालिक को यहाँ कौन कौन से ख़तरात हो सकते हैं, किस किस अतराफ से ख़तरात हो सकते हैं। मैं समझाने का मकसद ये है कि होम्योपैथ को हनीमैन ने बहुत बड़ा स्टेटस दिया है और दूसरे लफ्ज़ों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सेहत के मुहाफिज हैं। अब मुहाफिज का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक बीमार मरीज़ को मैं ठीक करूं, किसी भी पेशेंट को
इलनेस में, सिकनेस में जाने से बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मैं उसको एहतियाती तदाबीर बताऊं, चाहे मैं उसकी काउंसलिंग करूं, वो मेंटल डिजेनरेशन में जा रहा है या फिज़िकल इलनेस में जाने का ख़दशा है, मैं उसको तमाम एहतियाती तदाबीर बताऊं, उसको तमाम प्रिवेंशंस बताऊं, उसको तमाम उसकी कोचिंग करूं, उसकी काउंसलिंग करूं, उसकी सेहत की हिफाजत करना एज ए होम्योपैथ मेरी जिम्मेदारी है। इस एफरोजन के मुताबिक ही इज़ लाइक वाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। अब प्रिजर्वर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी उसको तमाम प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। PSM जिसे कहते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन्स, तमाम कम्युनिटी मेडिसिन्स, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, इन तमाम एस्पेक्ट्स का होम्योपैथ को पता होना चाहिए और वो अपने पेशेंट का या इंसानियत की सेहत का मुहाफ़िज़ है। ही इज़ लाइक वाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। आगे यानी मैंने एक शर्त रखी है कि वो प्रिजर्वर कैसे हो सकता है, इफ़ ही नोज। इफ़ देखें हमेशा कंडीशन लगा देती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आप जन्नत में जा सकते हैं इफ़, अगर आप परहेज़गार बन जाएं। तो यानी इफ़ एक बड़ा ही सेंसिटिव लफ्ज़ है जो अगली कंडीशंस को बयान करता है। हानि मैंने कहा है कि एक अच्छा होम्योपैथ, एक ट्रू होम्योपैथ हेल्थ का प्रिजर्वर साबित हो सकता है अगर इफ़ ही नोज। अच्छा, बट जो है ना इंग्लिश में, बट लेकिन, बट का लफ्ज़ मैं एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ रहा था, बट का लफ्ज़ जो है ना वो मायूसी है, मायूसी। जब भी लफ्ज़ बट आता है वो मायूसी पैदा करता है। इफ़ का लफ्ज़ होप है, होप। हानीमैन कह रहे हैं कि आप प्रिजर्वर बन सकते हैं इफ़ ही नोज द थिंग्स। अब यहाँ पर भी उन्होंने थिंग्स लिख के हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि फैक्टर्स, सिंपली काजेस, सिंपली जो है वो, उन्होंने लिखा कि नहीं, अगर वो जानता है, अगर होम्योपैथ जानता है, इफ़ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ। एक होम्योपैथ हेल्थ का प्रिजर्वर साबित हो सकता है अगर वो ये जानता है कि हेल्थ को कौन 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 सी चीज़ें डीरेंज कर सकती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारा कितना नॉलेज होना चाहिए। टोटल एनाटॉमी आ गई, टोटल फिजियोलॉजी आ गई, टोटल पैथोलॉजी आ गई, टोटल साइकोलॉजी आ गई, टोटल साइकेट्री आ गई। यानी चाहे वो उसकी मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, जो जो चीज़, थिंग्स उसको डीरेंज कर सकती हैं। अब डीरेंज किसको करेंगी? वाइटल फोर्स को, जो कि हमारी फिलॉसफी कहती है डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज कॉल्ड इलनेस या डिजीज। तो हेल्थ को डीरेंज जो कि वाइटल फोर्स करती है, वाइटल फोर्स को कौन कौन सी चीज़ें हिट कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें वाइटल फोर्स को डीरेंज कर सकती हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को वाकफियत होनी चाहिए। फिर उन्होंने इसी को मज़ीद एक्सप्लेन किया है थिंग्स को, कि शायद डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाएं। उन्होंने कहा भाई थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ एंड काज द डिजीज, वो चीज़ें हेल्थ की वाइटल फोर्स को डीरेंज करती हैं, फिर वकू पजीर क्या होती है? बीमारी, एंड काज द डिजीज। यहाँ से हमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई, जैसे हम कहते हैं कि हमारी फिलॉसफी के मुताबिक सबसे पहले किसी शख्स की वाइटल फोर्स डीरेंज होगी, फिर डिजीज काज होगी। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ क्योर है वो भी इसलिए यही है कि हम उस वाइटल फोर्स को रिस्टोर करेंगे, वाइटल फोर्स को रेंज में लाते हैं। अल्टीमेटली आगे जो लफ्ज़ है ना, एंड काज द डिजीज, वो होती है कि एंड क्योर द डिजीज, और हमारी डिजीज क्या हो जाती है? क्योर हो जाती है। ये सेंटेंस हमें बताता है कि डिजीज से पहले। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। हमने मैंने कहा कि उन तमाम चीज़ों के बारे में भी इल्म होना चाहिए जो हेल्थ में बिगाड़ पैदा करती हैं, एंड काज द डिजीज। अब हमें डिजीज़ के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हमें समझ आएगी ना
کہ یہ چیز وائٹل فورس کو ڈی رینج کرتی ہے تو آگے ٹیوبرکلوسس آتی ہے، یہاں سے سیل کے نیوکلیس کا انکوجین میوٹیٹ ہوتا ہے تو کینسر کاز ہوتی ہے، فلاں جینز کی میوٹیشن سے فلاں آٹو امیون ڈیزیز کاز ہوتی ہے، بیٹا سیلز کی ڈی رینجمنٹ سے ڈائبٹیز کاز ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا علم ہومیوپیتھ کو ہونا چاہیے۔ اینڈ یہاں پر انہوں نے بات ختم نہیں کی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ تو چل گیا، آپ ہیلتھ کے پریزرور ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیلتھ کو ڈی رینج کرتی ہیں اور ڈیزیز کو کاز کرتی ہیں، لیکن ابھی آپ نامکمل ہومیوپیتھ ہیں۔ اینڈ ہاؤ ٹو ریموو دیم، ان چیزوں کو، ان کاز کو، چاہے وہ ٹینجیبل ہیں یا نان ٹینجیبل ہیں۔ ٹینجیبل کاز ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، جیسے آپ کی پیتھوجینسز ہے، مثلا وائرس، بیکٹیریا، فنگائی، پیراسائٹک انفیکشنز، کوئی ٹراما ہو گیا۔ یہ ایک نہ نظر آنے والے کازز ہوتے ہیں جیسے انزائٹی، ڈپریشن، جیسے بہت ساری ہم مائنڈ سمٹم پڑھتے ہیں جو مریض کہتا ہے جی مجھے خوف ہے۔ اب خوف کون دکھائے جی؟ خوف کو کبھی بھی آپ جا کر کسی کے برین سے نکال نہیں سکتے، کسی کے برین میں ڈال نہیں سکتے۔ مجھے خدشہ ہے، اب لفظ خدشہ، خدشے کو آپ نے ریموو کرنا ہے، خوف کو آپ نے ریموو کرنا ہے، پیتھوجنس کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ اینڈ ہاؤ ٹو ریموو دیم فرام دا پرسنس ان ہیلتھ، تاکہ وہ شخص مکمل شفا یاب ہو سکے۔ آج کا ایفورزم اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو پہلے 3 ایفورزمز کا نچوڑ ڈاکٹر ہنی مین نے بیان کر دیا ہے کہ تمہارا مشن کیا ہونا چاہیے، تمہیں کیور کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، ہمیں کیور کے تمام اسپیکٹس کا نالج ہونا چاہیے، اور ہم اچھے پریزرور آف ہیلتھ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ذمہ داری بہت بڑی ہے، اگر آئی نو دا تھنگز دیٹ ڈیرینج ہیلتھ۔ اب یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے، ان تمام چیزوں کا نالج مجھے ہونا چاہیے جو بیماری، جو ہیلتھ میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، اور انہی بگاڑ کی وجہ سے اینڈ کاز دا ڈیزیز۔ ڈاکٹر ہنی مین نے کوئی ڈیزیز کو الگ نہیں کیا، ان کا کہ پہلے ہیلتھ ڈیرینج ہوگی تو کیا ہو جائے گی، کاز دا ڈیزیز۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں چونکہ مٹیریا میڈیکا اپنی فلاسفی، اپنے لا آف کیورز، اپنی پوسولوجی، پوٹینسیز، تمام کا اتنا اچھا نالج ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ریموو کر سکیں۔ اور ضروری نہیں کہ میڈیسن، بعض اوقات ہمیں جیسے میں نے کہا کونسلنگ سے بھی ریموو کیا جا سکتا ہے۔ خوف کے لیے آپ اس کو میڈیسن دینے کے ساتھ ساتھ 15 منٹ کا لیکچر بھی دے سکتے ہیں، 15 منٹ کا لیکچر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے اس کو پوٹینسی سے ریموو کیا، آپ نے اس کو مدر ٹنکچر سے ریموو کیا، آپ نے اس کو کمپاؤنڈ سے ریموو کیا۔ اینڈ ہاؤ ٹو ریموو دیم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ریموو دیم فرام دا پرسنز ان ہیلتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آج کے ایفورزم کی مختصر ایکسپلینیشن ہے۔ جیسے میں نے کہا ہنی مین کے اتنے سنہری الفاظ ہیں، آپ یقین کریں ایک ایک لفظ پہ کئی گھنٹے اس پر کومنٹری اور بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں بہت زیادہ ٹائم لے گیا ہوں۔ تھینک یو، السلام۔